स्टूडेंट्स, आज आपका सेकेंड डे है और इंग्लिश के पीरियड को हम शुरू करते हैं। आप अपनी इंग्लिश की बुक्स निकाल लीजिए। जी, आप अपनी इंग्लिश की बुक्स निकाल लीजिए। यूनिट नंबर 11 की हमने रीडिंग कल शुरू की थी, नॉइज इन द एनवायरनमेंट। जी स्टूडेंट्स, कल तक हम पॉइंट नंबर 1 और 2 की रीडिंग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पॉइंट नंबर 3 की रीडिंग करेंगे। द मेजर कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन पाकिस्तान आर traffic on roads, construction sites, careless use of electronic appliances and loud speech patterns. Noise coming from different modes of transport, that is ये I dot E dot comma इसको that is बोलते हैं, that is vehicles, airplanes, trains, ships, proves to be highly stressful for human communities. With the population growth and development in urban areas, the vehicular traffic has also multiplied. This has given rise to noise pollution, largely in the form of unwarranted honking by drivers. Also, the mushroom growth of residential colonies near airports and railway stations has exposed residents to permanent and unavoidable source of noise pollution. तो अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। The major causes of noise pollution in Pakistan are traffic on roads, construction sites, careless use of electronic appliances and loud speech patterns. पाकिस्तान में ये जो शोर की आलूदगी की अहम वजूहात क्या क्या हैं? सड़क पर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा होना, कंस्ट्रक्शन साइट्स तामीराती काम बहुत ज़्यादा होना, केयरलेस यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बिजली की चीज़ों का बहुत ही लापरवाही के साथ इस्तेमाल, एंड लाउड स्पीच पैटर्न्स और ऊंची आवाज़ में बोलने का जो तरीकाकार है, ये पाकिस्तान में आवाज़ की या शोर की आलूदगी की बड़ी वजूहात हैं। नॉइज़ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आवाज़ जो आती है या शोर आता है ज़राए आमदोरफ्त के, ट्रांसपोर्ट कहेंगे ज़राए आमदोरफ्त, ये जो हम गाड़ियाँ, बसें, वैन्स यूज़ करते हैं, ये जो ज़राए आमदोरफ्त हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, दैट इज़ मिसाल के तौर पर, दैट इज़ का मतलब मिसाल के तौर पर व्हीकल्स, मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ, एयरप्लेन्स हवाई जहाज़, ट्रेनें, शिप्स, आपको पता है कि पानी के जो जहाज़ होते हैं उन्हें कहते हैं, प्रूव्स टू बी हाईली स्ट्रेसफुल फॉर ह्यूमन कम्युनिटीज़। ये सब चीज़ें साबित होती हैं इंसानी जो रिहाइशें हैं या रहने की जगह हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, इंसान के मुख्तलिफ जो रहने की जगह हैं, उनके लिए बहुत ही दबाव वाली और बहुत ही स्ट्रेसफुल, बहुत ही तकलीफ दे साबित होती हैं इनका शोर। विद द पॉपुलेशन ग्रोथ, बढ़ती हुई आबादी के साथ, एंड डेवलपमेंट इन अर्बन एरियाज़, और शहरी इलाकों में जो बहुत ज़्यादा ये तामीराती काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, नई नई चीज़ें बन रही हैं, द व्हीकुलर ट्रैफिक हैज़ ऑल्सो मल्टीप्लाइड। ये जो गाड़ियों का या ज़राए आमदोरफ्त का जो तूफ़ान आ गया है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है रोड पर, ये बहुत ज़्यादा हो गया है, मल्टीप्लाइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दिस हैज़ गिवन राइज टू नॉइज़ पोल्यूशन, इन सब चीज़ों ने मिलाकर जो शोर की आलूदगी है इसको बढ़ा दिया है, लार्जली इन द फॉर्म ऑफ अनवारंटेड हॉकिंग बाय ड्राइवर्स। और ये ज़्यादातर किस वजह से हो रहा है?
अनवारंटेड, बेजवाज, बगैर किसी वजह के, हॉकिंग बाय ड्राइवर्स, ये जो हॉर्न देते रहते हैं। आपने देखा होगा कि गाड़ी में अक्सर जो ड्राइवर्स गाड़ियां चला रहे होते हैं, आपकी स्कूल की वैन्स को भी जब ड्राइवर्स चलाते हैं तो बिला वजह, बगैर किसी वजह के हॉर्न देते जाते हैं। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा शोर और ज़्यादा आवाज़ें बढ़ जाती हैं। ऑल्सो द मशरूम ग्रोथ ऑफ रेजिडेंशियल कॉलोनीज, इसके अलावा बिल्कुल ऐसे ही हो गया है कि जैसे बहुत ही ज़्यादा आबादी में इजाफा हो गया है। रेजिडेंशियल कॉलोनीज रिहायशी कॉलोनियों को कहते हैं। मशरूम ग्रोथ, मशरूम्स होती हैं खुम्बियाँ, आपने शायद देखी हो। मशरूम ग्रोथ का मतलब ये है कि वो जो ऐसे गैर ज़रूरी तौर पर जगह जगह उग आती हैं, इस तरह से आजकल रिहायशी कॉलोनियाँ बनना शुरू हो गई हैं। कहाँ कहाँ? नियर एयरपोर्ट्स, हवाई अड्डों के करीब, एंड रेलवे स्टेशंस, और रेलवे स्टेशंस के करीब। हैज़ एक्सपोज्ड रेजिडेंट्स टू परमानेंट एंड अनअवॉइडेबल सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, और इन आबादियों की वजह से क्या होना शुरू हो गया है कि रिहायशी रेजिडेंट्स किसे कहते हैं? रिहायशी जो रहते हैं उन कॉलोनीज़ में, वो बहुत ही ज़्यादा परमानेंट, मुस्तकिल तौर पर और अनअवॉइडेबल, जिससे बचा नहीं जा सकता, ये सब जो शोर हैं, ये इर्द गिर्द उनके नॉइस पोल्यूशन, ये उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ देना शुरू कर दिया है। इन सब चीज़ों ने, रिहायशी कॉलोनियों की तेज़ रफ्तार तरक्की ने रिहायशियों के मुस्तकिल और नागुज़ीर का मतलब आप यही कह सकते हैं कि अनअवॉइडेबल, जिससे आप बच नहीं सकते, इन सब चीज़ों ने शोर की आलूदगी के मुस्तकिल ज़राए को बेनकाब कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है, बेनकाब कर दिया है। तो इतना ज़्यादा आबादी का जो बढ़ जाना है, उसकी वजह से भी ये शोर की आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट नंबर 3 को आज आपने डे 2 पर रीड करना है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। जी, आप अपने ये नोट्स निकाल लीजिए, इसमें नॉइज इन द एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आंसर्स। स्टूडेंट्स, कल डे 1 पर आपने पहला क्वेश्चन किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 आपको पढ़ाएंगे, और आप अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स पर इस क्वेश्चन को सिर्फ आज नोट कीजिएगा और इसी को याद कीजिए। हाउ इज ट्रांसपोर्ट अ सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन? नॉइज कमिंग फ्रॉम vehicular traffic has given rise to immense noise pollution largely in the form of unwarranted honking by drivers। तो ये छोटा सा इसका आंसर है। आपने आज यही रीडिंग भी की है इसी पैसेज की, और उसी के मुतालिक ये क्वेश्चन भी है। आप इसके आंसर को अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स पर नोट करें और बहुत अच्छी तरह ज़ुबानी याद भी कीजिए। स्टूडेंट्स, कल आपको ये पैराग्राफ पढ़ाया गया था फैशंस, और आपको ये बता दिया गया था कि आप डे 1 पर ही इसको अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स पर नोट कर लीजिए। आपने यकीनन इसको नोट कर लिया होगा और इसको कुछ याद भी किया होगा। आज डे 2 पर भी आप इसी अपने पैराग्राफ को ज़ुबानी याद कीजिए। स्टूडेंट्स, आप सबके पास ये इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की किताब होगी। इसमें हम आज आपको ट्रांसलेशन एक्सरसाइज करवाएंगे, और वो होगी कंटिन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और ये है पेज नंबर 77 पर। आप निकाल लीजिए। जी स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ट्रांसलेशन एक्सरसाइज, और इसकी सॉल्व हुई हुई एक्सरसाइज ही आपको आज मैं करवाऊंगी। आप यहाँ से देखिए और साथ साथ इसकी रीड कीजिए। आपने प्री 9th में टेंसेस के सारे रूल्स सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम आगे चलते हैं और इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज को, ट्रांसलेशन एक्सरसाइज को करते हैं। एक तरफ उर्दू है, दूसरी तरफ उसकी इंग्लिश मौजूद है। आपने यहाँ से देखकर इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। लोग तफरी के लिए छांगा मांगा जा रहे हैं। अगर आपको रूल्स याद हैं तो इसमें जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसकी डेफिनेशन यही होती है, एक्शन गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और उर्दू रिकग्निशन क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट में, पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और फॉर्म्स ऑफ वर्ब, इसमें एक फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है इसमें, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे गो है, इसके साथ आईएनजी ऐड करें तो गोइंग बन गया। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी, शैल बी इस्तेमाल होते हैं। और नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने का तरीका भी आपको पता है कि जस्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब्स अगर आप नॉट लगा दें तो नेगेटिव बन जाता है जुमला, और अगर सवाल या इंटरोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में ले जाते हैं। तो ये एक छोटी सी रिवीजन हो गई।
आप चाहें तो अपने नोट्स में से निकाल कर आपकी जो एन ईजी अप्रोच टू ग्रामर है उसमें से अपने कंटिन्यूअस टेंस को एक बार रिवाइज कर लीजिए। लोग तफरी के लिए छांगा मांगा जा रहे हैं। पीपल आर गोइंग टू छांगा मांगा फॉर पिकनिक। लड़का इम्तिहान की तैयारी अच्छी तरह कर रहा है। द बॉय इज प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जामिनेशन। मुर्गी अंडे दे रही है। द hen इज लेइंग एग्स। मैं पाकिस्तान का नक्शा बना रही हूँ। आई एम ड्रॉइंग द मैप ऑफ पाकिस्तान। आई एम ड्रॉइंग द मैप ऑफ पाकिस्तान। कुछ बुक्स पे कुछ और तरह लिखा होगा, लेकिन आप इसको ड्रॉइंग ही लिखिएगा। गवाला गाय का दूध हो रहा है। द मिल्कमैन इज मिल्किंग द काउ। बच्चे मेंढकों पर पत्थर फेंक रहे हैं। दरअसल होना ये चाहिए था पत्थर मार रहे हैं। द बॉयज आर थ्रोइंग स्टोन्स एट द फ्रॉग्स। मेरे साथी मेरी हिम्मत बंधा रहे हैं। माई फ्रेंड्स आर एनकरेजिंग मी। माहीगीर मछलियां पकड़ रहे हैं। द फिशरमैन आर कैचिंग फिश। अमजद घड़ी को चाबी दे रहा है। अमजद इज वाइंडिंग द वॉच। पुलिस कातिल के पीछे भाग रही है। द पुलिस इज रनिंग आफ्टर द मर्डरर। हम एक नई किताब छाप रहे हैं। वी आर प्रिंटिंग अ न्यू बुक। ये कपड़ा सस्ता बिक रहा है। दिस क्लॉथ इज सेलिंग चीप। अमीर आदमी खैरात दे रहा है। द रिच मैन इज गिविंग एम्स। फकीर सिक्के गिन रहा है। द बेगर इज काउंटिंग कॉइन्स। वो नलके की टूटी खोल रहा है। ही इज टर्निंग द टैप ऑन। मैं अपनी घड़ी तलाश कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर माई वॉच। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पेज पर इन जुमलों को नेगेटिव बनाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जुमले ही हैं जिनको नेगेटिव बनाना है। जैसे रिक्शा इस तरफ नहीं आ रहा है। द रिक्शा इज नॉट कमिंग दिस वे। इज के फौरन बाद नॉट लगाया तो कमिंग दिस वे, ये बन गया आपका नेगेटिव जुमला। इज नॉट यानी हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगाना है। लोग हवाई अड्डे पर नहीं जा रहे हैं। पीपल आर नॉट गोइंग टू द एयरपोर्ट। बच्चे शोर नहीं कर रहे हैं। चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग अ नॉइज। मैं उसको राज नहीं बता रहा हूँ। आई एम नॉट टेलिंग हिम द सीक्रेट। हम यहाँ किसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट वेटिंग फॉर एनीवन हियर। वो मुस्कुरा नहीं रही है। शी इज नॉट स्माइलिंग। कुत्ते हड्डी पर नहीं लड़ रहे हैं। द डॉग्स आर नॉट फाइटिंग ओवर द बोन। हम जायदाद तकसीम नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट डिवाइडिंग द प्रॉपर्टी। तुम अपने साथी से ताउन नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट कोऑपरेटिंग विद योर कंपेनियन। शरीफ आदमी तुम्हें हकारत से नहीं देख रहा है। द नोबल मैन इज नॉट लुकिंग डाउन अपॉन यू। वो खतरे का सामना दलेरी से नहीं कर रहा है। ही इज नॉट फेसिंग द डेंजर ब्रेवली। ड्राइवर मोटर कार तेज नहीं चला रहा है। द ड्राइवर इज नॉट ड्राइविंग द कार फास्ट। मैं बकरी का दूध नहीं निकाल रही हूँ। आई एम नॉट मिल्किंग द गोट। बच्चे तितलियां नहीं पकड़ रहे हैं। चिल्ड्रन आर नॉट कैचिंग बटरफ्लाइज। मैं वक्त ज़ाया नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम। तो स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 77 और पेज नंबर 78 पर मौजूद दो आपको एक्सरसाइजेज आज करवाई गई हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। एक उसके जुमले जो सिंपल पॉजिटिव जुमले होते हैं उनकी ट्रांसलेशन, और एक जुमलों को नेगेटिव बनाने के मुतालिक है। आपने इनको बहुत अच्छी तरह से आज के दिन में डे 2 पर बार बार रिवाइज करना है। कॉन्सेप्ट को आपने समझना है और इनको आपने अच्छी तरह से समझकर याद कर लेना है, ताकि आपसे जब ट्रांसलेशन सुनी जाए तो आपको पता हो कि ये किस रूल के मुताबिक हो रही है। आइए बेटा, अब डे 2 का काम हम जो है स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। बेटा अब डे 2 के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें थोड़ा सा फर्क है, वो बता देता हूँ। वो कहते हैं इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर व्हेन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। वो कहते हैं k की वैल्यू क्या होगी अगर x प्लस 2 इसका फैक्टर है। देखो, जब याद रखो, जब कोई नंबर किसी का फैक्टर होता है तो उसका रिमाइंडर जरूरी होता है। फर्स्ट को एक एग्जांपल हमारे पास है। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास जो है वो 2 जो है वो, अब ये इसको मैं डिवाइड करूँ, 2 5 टाइम क्या होता है 10। इसका मतलब क्या होगा, 2 जो है वो हमारे पास क्या है, 2 और 5 फैक्टर है किसके, 10 के। तो क्योंकि फैक्टर हैं तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनके पी ऑफ एक्स, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। अब एज एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो हमारे पास x प्लस 2 नंबर है फैक्टर है उसको 0 करेंगे, क्योंकि x माइनस ए इज इक्वल टू 0 होता है।
तो x plus 2 is equal to 0 and x is equal to minus 2 is a factor of p of x. So p of minus 2 मीनिंग कि जो हमारे पास x की वैल्यू आई है -2 इज इक्वल टू 0, यानी कि रिमाइंडर को 0 होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो पिछला सवाल था उसमें यही था कि p ऑफ जो भी हम नंबर डालते हैं p ऑफ a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, r होना चाहिए। जब r होना चाहिए तो ये p ऑफ a इज इक्वल टू r हमारे पास क्या होना चाहिए 0। जब पूरा डिवाइड होगा, जब वो किसी नंबर का फैक्टर होगा, जैसे मैंने यहाँ पे कहा, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। तो ये पॉइंट याद रखें, जब फैक्टर की बात करेगा तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, p ऑफ -2 इज इक्वल टू 0। तो अब पहले p ऑफ -2 फाइंड करते हैं। p ऑफ -2 यानी जहाँ x है वहाँ -2 पुट कर दिया। अब p ऑफ -2 हमने खुद कहा कि क्या होगा 0, तो p ऑफ -2 की जगह 0 लिख दें। 3 अपनी जगह पे -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये -2 तो माइनस प्लस 4 2 टाइम 8 हो जाएगा, और 4 के स्क्वायर 0 इज इक्वल टू ये 12 हो जाएगा, ये 8 के और ये हो जाएगा। अब इसको हम दोबारा इसको क्या करेंगे, जो हमारे पास -4 के स्क्वायर इसको इधर लें, प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है ये माइनस इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 में फैक्टराइजेशन का मेथड सीखा था। तो जब ये हमारे पास वेरिएबल जो है इसके अंदर क्या इन्वॉल्व हो गया, k इन्वॉल्व हो गया। पहले हमारे पास x था, अब हमारे पास क्या हो जाएगा k है। तो बात वही है, k हो x हो r हो t हो जो भी हो, तो ये हमारे पास है कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब हम इसको हल करेंगे उसका तरीका बताया था कि फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करें। 12 4 टाइम 48 होता है। अब 48 आपने मल्टीप्लाई करना है तो 48 है, और उन दो नंबरों को जिनको मल्टीप्लाई किया उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो 8 आना चाहिए। तो 12 4 टाइम क्या होता है 48, और 12 और 4 इसके फैक्टर है। 12 से 4 निकालें क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ये भी बताया था कि 12 और 4 जो बड़ा नंबर है वो पहले लिखते हैं और छोटा बाद में लिखते हैं, और जो बड़ा पहले लिखते हैं उसके साथ जो अलामत लिखते हैं वो क्या होगी, जो इधर हमारे पास सिंबल होगा यानी कि प्लस माइनस को वो पहले नंबर के साथ लिखेंगे। तो माइनस हो गया 12 हो गया और प्लस 4 के, क्योंकि प्लस देखो इनको हल करो तो -12 और प्लस 4 के क्या होता है -8 वो आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस -12 4 टाइम 48 के स्क्वायर, तो वो भी आ जाता है -12। अब हम क्या करेंगे, इन दो नंबर को मिलाएंगे, इनके पहले दो नंबरों को इनका पेयर बनाएंगे और फिर इनका पेयर बनाएंगे। अब इनका पेयर बना लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, अब देखो इन दो नंबरों में से 4 भी कॉमन है और साथ k भी कॉमन है, तो क्या हो जाएगा k -3 आ जाएगा, प्लस 4 इन दोनों में कॉमन है तो k -3। अब ब्रैकेट दोनों सेम हो गए तो k -3 आ जाएगा, और 4k प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब k -3 इज इक्वल टू 0 एंड 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास k 3 आ जाएगा, और 4k इज इक्वल टू -4k इज इक्वल टू 4 डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल -1, तो हमारे पास k की 2 वैल्यू आ जाएंगी। इस तरह इसका पार्ट नंबर 2 आपने जो है खुद सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है x -2 एंड x -3 आर द फैक्टर ऑफ p ऑफ x दिस। अब वो दो नंबर देते हैं, पहले एक नंबर दिया था अब 2 है। बात क्या हुई, तो हम क्या करेंगे 2 दफा हल करेंगे। x -2 को 0 करके x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, फिर x -3 को 0 करके x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो फिर हम उसको वैल्यूज जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी मालूम करेंगे। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं x -2 एंड x -3 आर द फैक्टर ऑफ, वो कहते हैं ये इसके फैक्टर हैं। अब फैक्टर वो पूछ रहे हैं हमसे क्या इसके ये फैक्टर हैं, यानी कि अगर हम इसको पुट करें अगर रिमाइंडर 0 आता तो फैक्टर हैं, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो फैक्टर नहीं होंगे। तो वो यहाँ पे कहते हैं द रिमाइंडर x -2 इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, तो p ऑफ 2 यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ x में x की जगह क्या पुट करें 2 पुट करें तो क्या आता है 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x -2 इसका फैक्टर है। अब दूसरा देखते हैं x -3 को चेक करते हैं। नाउ द रिमाइंडर x -3 इज x -3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। अब 3 जब पुट करेंगे जहां इस जितने भी वैल्यू x है उसमें 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर 3 इन, अब 3 का क्यूब 27 3 का स्क्वायर 9। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जवाब क्या आता है 3 आता है और नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंस x -3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी कि x -3 जो है वो इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो इस तरह आप इसका सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। अब ये हमारा डे 2 जो है वो मुकम्मल हो गया। आज दूसरा दिन है और यानी मई की 4 तारीख है, और आज उर्दू में हम अगले सबक आगे से पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, आगे से शुरू करते हैं। बूढ़ी खाला ने अपनी दानिश्त में तो गिरिया औजारी में कोई कसर ना उठा रखी, यानी अपनी दानिश्त में यानी अपनी तरफ से हर किसी के सामने जाके रोई। इस जुमले का ये मतलब है खूबिये तकदीर के कोई इसकी तरफ मायल ना हुआ। किसी ने तो यूं ही हाँ हूं कहकर टाल दिया, किसी ने जख्म पर नमक छिड़क दिया। चारों तरफ से घूम घाम कर बुढ़िया अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर कहा, बेटा तुम भी घड़ी भर को मेरी पंचायत में चले आना।
अलगू बेरुखी से बोले, मुझे बुलाकर क्या करोगी, कई गांव के आदमी तो आएंगे ही। खाला ने हाँप कर कहा, फिर अपनी फरियाद तो सबके कान में डाल आई हूँ। फरियाद का मतलब यहाँ पे फरियाद है, ये उर्दू ऐसे ही वहाँ उस टाइम बोलते भी थे, लिखते भी थे बाज़ औक़ात, वो जो गांव के लोग होते थे, फरियाद यानी फरियाद, फेरे फर। आने ना आने का हाल अल्लाह जाने। अलगू ने जवाब दिया, यूं आने को तो मैं भी आ जाऊंगा, मगर पंचायत में मुंह ना खोलूंगा। खाला ने हैरत से पूछा, क्यों बेटा? अलगू ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, अब इसका क्या जवाब, अपनी अपनी तबीयत, जुम्मन मेरे पुराने दोस्त हैं, इससे बिगाड़ नहीं सकता। खाला ने ताक कर निशाना मारा, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? शाम को एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी, टाट बिछा हुआ था, हुक्का पानी का भी इंतजाम था। ये सब शेख जुम्मन की मेहमान नवाजी थी। वो खुद अलगू चौधरी के साथ दूर बैठे हुक्का पी रहे थे। जब पूरी पंचायत बैठ गई तो बूढ़ी बी ने हाजरीन को मुखातिब करके कहा, पंचो आज 3 साल हुए मैं अपनी सब जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहीने हयात रोटी कपड़ा देने का वादा किया था, यानी ता हयात जब तक वो जिंदा थी। साल 6 महीने तो मैंने इनके साथ किसी तरह रो धोकर काटे, मगर अब मुझसे रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे पेट की रोटियां तक नहीं मिलती। बेकस बेवा हूं, थाना कचहरी कर नहीं सकती, सिवाय तुम लोगों के और किससे अपना दुख दर्द रोऊं। तुम लोग जो राह निकाल दो इस पर चलूं। अगर मेरी बुराई देखो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो, जुम्मन की बुराई देखो तो इसे समझाओ, क्यों एक बेकस की आ लेता है। रामधन मसर बोले, जुम्मन मियाँ किसे पंच किसे बिदते हो, अभी से तय कर लो। यानी उनसे कहा जाता था दोनों को, किस पंच का यहाँ मतलब जो है कि अपना किसका फैसला तुम लोग कबूल करोगे। वहां सारे लोग बैठे थे तो पंच बिदना कहते हैं कि ऐसा आदमी मुकर्रर कर लो जिसका फैसला दोनों मान लो। जुम्मन ने हाजरीन पर एक उड़ती हुई निगाह डाली, दिलेराना अंदाज से कहा, खाला जान जिसे चाहे पंच बनाए, मुझे उज़र नहीं, यानी मुझे कोई एतराज नहीं। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, तू पंचों के नाम क्यों नहीं बता देता? जुम्मन ने बुढ़िया को गजबनाक निगाहों से देखकर कहा, अब इस वक्त मेरी जुबान ना खुलवाओ, जिसे चाहो पंच बना दो। खाला ने जुम्मन को के एतराज को ताड़ लिया, बोली, बेटा खुदा से डर, मेरे लिए कोई अपना ईमान ना बेचेगा। इतने भले आदमियों में क्या सब तेरे दुश्मन हैं? और सबको जाने दो, अलगू चौधरी की तो मानेगा। यानी जुम्मन ने एतराज किया था, वो ये उसको पता था कि मेरे डर से कोई भी नहीं बोलेगा। तो खाला भी इस बात को ताड़ गई। उन्होंने कहा कि सब कोई तेरा दुश्मन नहीं है तो अलगू चौधरी की बात तो मानेगा ना। जुम्मन फरते मसरत से बाग बाग हो गए, यानी वो बहुत खुश हुए कि अब अलगू चौधरी मेरे ही हक में फैसला करेगा। मगर जब्त करके बोले, अलगू चौधरी ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन मिस्र वैसे अलगू, मेरा कोई दुश्मन नहीं। अलगू बगलें झांकने लगे, इस झमेले में नहीं फंसना चाहते थे। मोतरजाना अंदाज से कहा, बूढ़ी माँ तुम जानती हो कि मेरी और जुम्मन की गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने जवाब दिया, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच का हुक्म अल्लाह का हुक्म है, पंच के मुंह से जो बात निकलती है वो अल्लाह की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी ने कहा, शेख जुम्मन हम और तुम पुराने दोस्त हैं, जब जरूरत पड़ी तुमने मेरी मदद की और हमसे जो भी बन पड़ा है तुम्हारी खिदमत करते आए हैं, मगर इस वक्त ना तुम हमारे दोस्त हो और ना हम तुम्हारे दोस्त। ये इंसाफ और ईमान का मामला है। खाला जान ने पंचों से अपना हाल कह सुनाया, तुमको भी जो कहना है कहो। जुम्मन एक शान फजीलत से उठ खड़े हुए और बोले, पंचों में खाला जान को अपनी माँ की बजाय समझता हूँ और उनकी खिदमत में कोई कसर नहीं रखता। हाँ, औरतों में जरा अनपन रहती है, इसमें मैं मजबूर हूँ। औरतों की तो ये आदत ही है, मगर माहवार रुपया देना मेरे काबू से बाहर है। खेतों की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं। आगे पंचों का हुक्म सर और माथे पर है। यानी ये मुहावरा है जो उस वक्त सर आंखों पर होता है ना, तो वो उन्होंने कहा कि सर और माथे पर है। जी स्टूडेंट, अभी आपने रीडिंग की, जहां तक मैंने की वहीं तक करनी है। और अब ये सवाल नंबर 4 और 5 है जो आज की तारीख में आपने अपनी नोटबुक पे लिखना और उसे याद करना है। सवाल नंबर 4 है, अलगू चौधरी का फैसला सुनकर शेख जुम्मन का रद्द अमल क्या था? जवाब, जुम्मन
का फैसला सुनकर, जुम्मन फैसले का सुनकर सन्नाटे में आ गया। अहबाब से कहने लगा, भाई इस जमाने में यही दोस्ती है कि जिस पर भरोसा करे वही गर्दन पर छुरी फेर देता है। अलगू चौधरी के इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी। जुम्मन शेख हर वक्त अलगू चौधरी से इंतकाम लेने की सोचने लगा। और सवाल नंबर 5 है, अलगू चौधरी ने क्या फैसला सुनाया? अलगू चौधरी ने निहायत संगीन और तहकमाना लहजे में जुम्मन को मुखातिब करके ये फैसला सुनाया कि ज्यादती सरासर तुम्हारी है, खेतों से माकूल नफा होता है, तुम्हें चाहिए कि खालाजान के माहवार गुजारे का बंदोबस्त कर दो, इसके सिवा और कोई सूरत नहीं। अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो हिब्बा नामा मनसूख हो जाएगा। ये सवाल नंबर 3 भी देख लें। सवाल नंबर 6, सॉरी, ये 3 सवाल करें। अलगू चौधरी ने समझू सेठ को बैल क्यों फरोख्त किया? चूंकि अलगू चौधरी का एक बैल मर गया था, दूसरे बैल से अकेला काम नहीं लिया जा सकता था, तो इसलिए चौधरी ने बैल समझू सेठ को बेच दिया। ये सवाल नंबर 4, 5 और 6 आज की तारीख में आपने अपनी नोटबुक पे लिखने और उसको याद करना है। जी स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और डे 2 जो कि आपका बनेगा 4 मई जो है वो बनेगा मंडे का दिन। तो इसमें हम जो है वो चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स को जो है वो स्टडी करेंगे। आपने इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस के बगैर मैथमेटिकल क्वेश्चन कभी भी आपको समझ नहीं आएंगे। आपने जस्ट इसको, मैं जिस तरह आपको समझाऊंगा इसमें, इसी तरह आपने इसको देखते हुए फिर आपने खुद इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है, और प्रैक्टिस के बगैर आपको ये नहीं आएंगे। आइए अब हम आगे न्यूमेरिकल्स जो है वो करते हैं चैप्टर नंबर 6 के। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो चैप्टर नंबर 6 के देखें स्टूडेंट्स। इसमें पहला न्यूमेरिकल है, अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। अभी देखें, इसमें उसने फोर्स लगाई है 300 न्यूटन की और उसको डिस्प्लेस किया 35 मीटर तक। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। अब आपको मैंने वर्क का फार्मूला ये टॉपिक्स में कराया हुआ है, तो अब आप देखिए कि डिस्टेंस जो है वो 35 मीटर का जो है वो कवर हो रहा है और फोर्स जो है वो 300 न्यूटन की लग रही है। तो अब वर्क के फार्मूले में जब आप इसको पुट करेंगे तो फोर्स जो है आपके पास 300 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट इसका 35 मीटर है, तो आपके पास 10,500 जाउल जो है वो वर्क जो है वो वहाँ पर आएगा जाउल्स में। अब ये दूसरा जो न्यूमेरिकल है, ये आपके पास अ ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन is lifted 6 meter vertically upward. Calculate the potential energy stored in it. अब इसमें देखिए, आपके पास वो कहना ये चाहता है कि एक ब्लॉक है 20 न्यूटन का और उसको लिफ्ट किया गया, उठाया गया 6 मीटर हाइट तक। उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, जाहिर सी बात है, मैंने आपको टॉपिक्स में पढ़ाया था कि पोटेंशियल एनर्जी कौन से जिस्म के अंदर होती है जिसको आप किसी हाइट पर लेकर जाए और उसको रखें, तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और यही इस न्यूमेरिकल के अंदर आपने फाइंड आउट करनी है। ये देखें, वेट दिया हुआ ये, तो वेट जो है यहाँ पर 20 न्यूटन है। न्यूटन से आपको पता चलेगा कि ये वेट है। हाइट जो है वो 6 मीटर है। पोटेंशियल एनर्जी आपने फाइंड करनी है। आप पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यूज करें, P.E = mgh। इसमें आप mg, ये देखें ये mg, ये आपके पास वेट हो जाएगा। अगर आप mg को हटा के उसकी जगह पे w लगा दें तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कुछ यूं बन जाएगा, W.h। तो w आपके पास 20 है, h आपके पास 6 है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 120 जूल हो जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट 6.3 जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। A car weighing 12 किलो न्यूटन हैज स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। जाहिर सी बात है, जब वो मूव कर रही है कार जिसका वेट जो है वो 12,000 न्यूटन है और वो 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो मूव कर रही है, तो आपने उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का आपको मैंने फार्मूला समझाया था टॉपिक्स में, तो ये देखें उसको यूज़ किया जा रहा है न्यूमेरिकल्स में कैसे। आपके पास वेट यहाँ पर कार का जो दिया हुआ है वो है 12 किलो न्यूटन। किलो को हटा के आप उसका मल्टीप्लायर लगा दें, पुट कर दें, ये देखें 12 × 10⁻³ न्यूटन, और वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड की। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होगी? देखें, आपके पास ये फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का जो टॉपिक्स में आपको प्रूव करके भी दिया गया था।
तो k डॉट ई इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो ये हाफ mv² भी इसको पढ़ा जाता है। तो आपने इसमें क्या फाइंड करना है, पहले आप वेट के फार्मूले को यूज करते हुए मैस निकालें। क्यों? क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट जो काइनेटिक एनर्जी की फार्मूले में है वो मैस की है। तो W इज इक्वल टू mg आप लगाएंगे, तो यहां से आप जब m निकालेंगे तो g कहां चला जाएगा, g जाके W के डिवाइड में हो जाएगा। तो ये W आपके पास 12 मल्टीप्लाई 10⁻³ है और g जो है वो 10 है। तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास 1200 ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, ये 1200 आपके पास किलोग्राम में आ जाएगा, सॉरी। तो ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 12 मल्टीप्लाई 10⁻² इंटू 20 का स्क्वायर। कैसे, ये देखिए ये फार्मूला आपके पास पड़ा हुआ है, इसमें मैस की वैल्यू ये लगा दी, ठीक हो गया, और वेलोसिटी की वैल्यू जो दी गई थी 20 वो इसमें पुट की और उसका स्क्वायर ले लिया। अब इसका स्क्वायर पहले लेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास 240 किलो जॉल हो जाएगा ये। तो 10⁻³ होगी तो उसको किलो में तब्दील कर देंगे, तो ये इसका आंसर आएगा। 6.4 जो है वो आपके पास ये न्यूमेरिकल है कि 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ एक पत्थर को, जिसका वजन जो है वो 500 ग्राम था, उसको फेंका गया ऊपर की तरफ। फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट जो मैक्सिमम हाइट है उस पे उसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, और जब वो वापस आया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी जब व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब वो ज़मीन के साथ आके टकराया। तो मैस जो है वो 500 ग्राम है। तो याद रखिए हमेशा जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उनको SI यूनिट्स में ही पुट करेंगे, अगर नहीं दिए हुए होंगी तो उनको कन्वर्ट करेंगे इनटू SI यूनिट्स। तो ये देखिए 500 ग्राम है, इसको डिवाइडेड बाय 1000 किया गया तो 0.5 kg में तब्दील होगा। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो आप जब 500 ग्राम है तो उसको जब कन्वर्ट करेंगे इनटू किलो तो आप 1000 के साथ डिवाइड करेंगे। तो वेलोसिटी इनिशियल उसके पास थी 15 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी उसकी जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा है तो उसकी वहां पर वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पे फाइंड करनी है और काइनेटिक एनर्जी वापस आते हुए उस पत्थर की फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो जब वो हाईएस्ट पॉइंट की तरफ जा रहा था उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो रही थी और वो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा था। क्यों? क्योंकि जब वो पीक पे पहुंचा है, हाइट पे पहुंचा है, तो वहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो गई और किस में वो चली गई, वो एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो गई। तो 1/2 mvf² माइनस 1/2 mvi²। क्यों किया ये इसलिए किया है क्योंकि आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी पड़ी है और फाइनल वेलोसिटी पड़ी है, तो दोनों वेलोसिटी को ही आप यूज़ करेंगे आप। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर आपके पास vf² और इनिशियल वेलोसिटी vi² की मदद से लिखी जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले को यूज करते हुए। हाफ mv² है तो mvf² माइनस हाफ mvi² इज इक्वल टू क्या है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है तो उसका फार्मूला लगा दिया mgh। तो आपके पास 1/2 m दोनों कॉमन है तो बाहर ले लिया, vf² माइनस vi² ये अंदर रह गया इज इक्वल टू mgh। तो mgh को आप इस साइड पे लिखे और इसको इस साइड पे, क्योंकि इसके ऊपर आप ऑपरेशन कर रहे हैं। तो 1/2 इंटू आपके पास फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, ये 1/2 और m जो है वो आपके पास 0.5 था और फाइनल वेलोसिटी 0 थी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 15 थी, तो उसका स्क्वायर लिया। तो 15 का स्क्वायर आपके पास 225 आता है। तो उसका माइनस जो है वो यहाँ पर शो होगा, ये जब आप 15 का स्क्वायर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ और फिर उस आंसर को 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो फिर आपके पास जो है 56.25 आएगा, माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है वो ऑब्जेक्ट, और जब वो हाइट पे पहुंचा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपके पास आ गई। अब जब वो वापस आएगी नीचे की तरफ तो उसमें जो है वो वापस टुवर्ड्स द ग्राउंड आएगी, तो जाहिर सी बात है उसकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आप सिंपली उसका फार्मूला लिखें k डॉट ई हाफ mv²। यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी
वेलोसिटी में तब्दीली नहीं हो रही, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आप v ही यूज़ करेंगे जो कि 15 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर ये देखें k डॉट ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू मैस की वैल्यू आपके पास 0.5 हो गई, ठीक हो गया, 0.5 kg और साथ में 15 का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बनता है, ये देखें, ये देखें, ये आपके पास मैस है 0.5 kg है और साथ में 15 का स्क्वायर। ये 15 का स्क्वायर जब आप लेंगे और 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उस आंसर को, और फिर जब उस आंसर को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो वही सेम आपके पास वैल्यू आएगी जो पोटेंशियल एनर्जी की थी, जो कि हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी एनर्जी की वैल्यू थी पोटेंशियल में। यहाँ पे काइनेटिक में है तो दोनों एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में तब्दील तो हो गई है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या रही है, सेम ही रही है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 6.5, ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ ए स्लोप, एक स्लोप पे की टॉप पे पहुंचने पर जो बॉटम से तकरीबन 6 मीटर हाइट पे था, a cyclist has speed of 1.5 meter per second. Find the kinetic energy and potential energy of the cyclist. The mass of the cyclist and his bicycle is 40 kg. दोनों का वजन मिला के कितना था, 40 किलोग्राम था। तो ये मैस 40 किलोग्राम, हाइट जो है वो जिस हाइट पे पहुंचा वो स्लोप पे वो 6 मीटर थी और वेलोसिटी उसके अंदर 1.5 मीटर पर सेकंड थी। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपने फाइंड करनी है। k डॉट ई इज इक्वल टू हाफ mv², हाफ आपने एज इट इज़ लिखना है, मैस जो है वो 40 है, इधर पुट किया और v की वैल्यू आपके पास 1.5 है और उसका स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर लेंगे, ठीक हो गया, और फिर उस आंसर को आप 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 पे जब आप डिवाइड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होगी, 45 जूल होगी। जी स्टूडेंट्स, और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी आपने फाइंड करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh है। m की जगह पे 40 लगा दिया, g की जगह पे जो कि ग्रेविटी की वैल्यू 10 होती है, फिक्स वैल्यू होती है, और h की जगह पे 6 लगा दिया। तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2400 जूल होगी पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.6, a motorboat moves at a steady speed of 4 meter per second. Water resistance acting on it is 4000 Newton. Calculate the power of its engine. Simple power का फार्मूला आप लगाएंगे यहाँ पर, 4 मीटर पर सेकेंड है और फोर्स उसके ऊपर 4000 न्यूटन लगी है, ठीक है। एक बोट है, बोट जो कि पानी में चलती है, ये आपको पता होना चाहिए, और उसकी स्पीड जो है, स्टेडी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है। जो उसकी रेजिस्टेंस है वाटर की, जिसके जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो वो 4000 न्यूटन जो है वो उसके ऊपर लग रही है। तो पावर आपने इंजन की फाइंड आउट करनी है। तो ये देखिए फार्मूला P इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय V लगा देंगे यहाँ पर। F मल्टीप्लाई बाय V कैसे हुआ, ये ज़रा आप इस तरफ तवज्जो रखें। ये देखें यहाँ पर आपके पास जो फोर्स यहाँ पर आई है, ये फोर्स, ये आपके पास फोर्स की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 4000 आ रही है, और V की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो यहाँ पर आपके पास 4 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16000 वाट, ठीक हो गया। 16000 वाट जो है वो आपके पास, अगर आप इसको 1000 को हटा देंगे तो उसकी जगह पे आपका ये प्रीफिक्स लग जाएगा, जो कि पावर इज इक्वल टू 16 किलो वाट हो जाएगी। अब नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल है, अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर इन 60 सेकेंड, फाइंड द पावर। ये क्वेश्चन जो है वो आप खुद कर लेंगे, क्योंकि ये सेम है 6.6 के की तरह का ही ये न्यूमेरिकल है। पावर की ही फार्मूला आपने लगाना है और इससे आपने फाइंड आउट करना है। 6.8 भी क्वेश्चन जो है वो आपके पास जो है मैं आपको ही दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी आपने पावर का फार्मूला ही यूज़ करना है। तो वही जिस तरह मैंने 6.6 आपको एक्सप्लेन किया, इसी तरह 6.7 और 6.8 आपने खुद करना है। और इसके अकॉर्डिंगली जो आपने 6.9 है, ये भी आपके पास पावर का से ही रिलेटेड न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर भी आपने पावर की वैल्यू ही लगानी होगी। तो यहाँ पर चलें, ये मैं आपको कराया देता हूँ। इसमें ये थोड़ा सा चेंज है। इसमें ये है कि मैस जो है वो जो पंप का दिया हुआ है वो कितना है, 200 kg है, जो कि पावर जो है जो कि वाटर को
जो है वो पंप की मदद से ऊपर की तरफ खींच रही है और हाइट कितनी है 6 मीटर है, कितने सेकंड में 10 सेकंड में। तो ये देखें यहाँ पर मैस आपके पास 200 kg है, हाइट आपके पास 6 मीटर है और टाइम जो है वो 10 सेकंड है। तो पावर आपने फाइंड करनी है, W डिवाइडेड बाई T होता है, तो यहाँ पर वर्क जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि पानी जो है उसको पंप की मदद से खींच के हाइट में एक जो उसमें टैंकर है उसमें फिल किया जा रहा है। तो जब वो उस टैंक में फिल होगा तो उसमें एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल होगी। तो वर्क जो है वो किस फॉर्म में होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा। तो मैस जो है वो 200 है, जी जो है वो 10 होती है, फिक्स होती है, और हाइट जो है वो 6 है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 10 पे जब आप डिवाइड करेंगे या फिर 10 और 10 को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास 1200 वाट आ जाएगा। तो ये जो लास्ट इसका न्यूमेरिकल है वो आप ज़रा थोड़ा तवज्जो दीजिएगा इसकी तरफ। एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर इज़ यूज टू रन वाटर पंप। एक इलेक्ट्रिक मोटर को जिसकी पावर जो है वो 1 हॉर्स पावर है उसको यूज़ किया जा रहा है एक पंप को जो है वो चलाने के लिए। द वाटर पंप टेक्स 10 मिनट्स टू फिल एन ओवरहेड टैंक। द टैंक हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 800 लीटर्स। उसके अंदर जो मिकदार है पानी भरने की वो 800 लीटर की है। एंड हाइट ऑफ 15 मीटर, और उसकी हाइट जो है वो 15 मीटर है। फाइंड द एक्चुअल वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल द टैंक। वो कितना वर्क लगेगा उस टैंक को भरने में। इलेक्ट्रिक मोटर जो वर्क डन करेगी टैंक को पानी से भरने में, वो कितना उसको जो है वो वर्क डन लगाएगी। आल्सो फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, और उस इलेक्ट्रिक मोटर की एफिशिएंसी कितनी होगी। यहाँ पर आपके पास हॉर्स पावर में दी गई है पावर, जो कि मैं कन्वर्ट कर दूंगा उसको वाट में, जो कि उसकी एसआई यूनिट है 746 वाट में तब्दील हो जाएगी। और टाइम यहाँ पर 10 मिनट है, तो मिनट को हटा के आप सेकंड कर देंगे क्योंकि सेकंड जो है वो एसआई यूनिट है टाइम की। तो 10 इंटू मिनट हटा के सेकंड 60 लगा दिया, 60 मल्टीप्लाई बाई 10 600 सेकंड हो जाएगा। कैपेसिटी जो है वो वॉल्यूम जो है वो उस टैंक के अंदर 800 लीटर का है। ये देख सकते हैं आपके पास ये V यहाँ पर एज अ मैस यूज़ की जाएगी। तो हाइट जो है वो उस टैंक की जितनी ऊंचाई पे पड़ा है वो 15 मीटर है। आपने एक तो वर्क डन फाइंड करना है, दूसरा एफिशिएंसी उस इलेक्ट्रिक मोटर की फाइंड आउट करनी है। तो पहले आप पावर का फार्मूला लगाएं, P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई T। यहाँ से आप वर्क जो है वो निकाल सकते हैं। W इज इक्वल टू ये T यहाँ से डिवाइड से इस तरफ जाएगा तो P के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पावर आपके पास 746 और टाइम जो है वो 600 सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 447,600 जॉल जो है वो आपके पास वर्क आ जाएगा। ये वर्क हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर एफिशिएंसी जब आप निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फोर्स जो है वो इनपुट थी और कौन सी आउटपुट थी। तो वर्क डन इज इक्वल टू इनपुट। जो वर्क मोटर ने लगाया है वो इनपुट हो गया। तो आउटपुट जो है वो क्या है, जिससे जो वाटर टैंक जो है वो भरा है, जिसके अंदर पानी जो भरा गया है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो आपके पास आउटपुट की फॉर्म में आएगी। ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि वर्क जो अभी आपने निकाला है ये वर्क जो है वो एज अ इनपुट है। ये इलेक्ट्रिक मोटर ने जो है वो वर्क डन किया है। जो उस टैंक के अंदर पानी भरेगा तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो आउटपुट होगी। तो आउटपुट ये देखिए mgh है, तो मैस यहाँ पर आपके पास जो है वो ये जो वॉल्यूम था 800 वही यहाँ पर मैस के तौर पे यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। 800 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी 10 होती है और हाइट जो है वो 15 मीटर है। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो 1,20,000 जॉल जो है वो आउटपुट आ जाएगी। तो आपके पास जो एफिशिएंसी का फार्मूला जब आप लगाएंगे तो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। तो आउटपुट आपके पास 1,20,000 आप इसमें पुट करेंगे, ठीक हो गया। और एक ज़ीरो का जो है वो यहाँ पर इजाफा कर देता हूँ मैं, ये 1,20,000 ये आप यहाँ पे पुट करेंगे। और इनपुट जो है वो आपके पास 447,600 ये आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे और फिर आप क्या करेंगे 100 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास 26.8% जो है वो उस इलेक्ट्रिक मोटर की एफिशिएंसी आ जाएगी। थैंक यू।
So now we are going to start day 2 of our second class of HODs for the subject of chemistry, and the chapter we were discussing was about solutions. कल के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने कंसंट्रेशन यूनिट्स को, परसेंटेज को और मोलैरिटी को डिस्कस किया था. तो क्या आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला याद है? मोलैरिटी क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन. तो आज हम उसको वेरीफाई करेंगे थ्रू न्यूमेरिकल्स. सो सेल्फ असेसमेंट 6.3. A saline solution is administered intravenously to the person suffering from severe dehydration. A saline solution मतलब नमक का सोल्यूशन है. एडमिनिस्टर्ड इंट्रावीनसली, वो जैसे ड्रिप आपने कभी लगती हुई देखी है, वो वेन में लगती है ना, नीडल के थ्रू. और एक ऐसे इंसान को वो ड्रिप कब लगती है? आपने जिंदगी में इर्द गिर्द ड्रिप्स लगते हुए देखी भी होंगी, और कभी शायद ऐसा चांस हुआ हो कि आप में से किसी को खुद भी ड्रिप लगी हो. तो वो कब होती है? जब बॉडी में पानी की कमी होती है. सीवियर डिहाइड्रेशन मीन पानी की कमी हो जाती है, डायरिया वगैरह हो जाए, ऐसी सिचुएशन. दिस इज लेबल्ड एज 0.85% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl. What does it mean? कल आपने पढ़ा था ना टॉपिक परसेंटेज यूनिट. तो अब आपको ये जो बोल्ड किया हुआ है, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, उसकी कंसंट्रेशन लिखी है. कितना है? 0.85%. और ये कौन सी परसेंटेज है? मैस बाय वॉल्यूम. मतलब आपने सोल्यूट का क्या लेना है? मैस. और सोल्यूशन का क्या लेना है? वॉल्यूम. और किसके लिए बनाई गई है? NaCl. तो देखें, केमिस्ट्री आपको ड्रिप बनाना सिखा रही है घर पे ही. ड्रिप का जो सोल्यूशन है, पानी हो आपके पास और उसका 0.8% मास बाय वॉल्यूम बना दें. अब वो कहते हैं बताएं इसका क्या मतलब है. तो अब क्वेश्चन के आंसर को गौर से सुने. क्वेश्चन समझ आ गया आपको कि डिहाइड्रेशन जब होती है उस वक्त इंट्रावेनस सोल्यूशन एक लगाया जाता है जिसकी ये कॉम्पोजिशन है. आपने इससे क्या समझा? It means 0.85 gram of NaCl is dissolved in sufficient amount of water to make 100 centimeter cube of solution. आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर लेना है और नमक को मेजर करना है कितना? 0.85 ग्राम, और उसको मिक्स करना है किसके अंदर? वाटर के अंदर. द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी 0.85% मास बाय वॉल्यूम सोल्यूशन. अब हम आते हैं सेल्फ असेसमेंट 6.4. ये आपकी बुक में से सिलेक्ट की गई है, आप बुक में भी इसको देख सकते हैं. और अब इसका सोल्यूशन आपके सामने है. कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट, जिसका फॉर्मूला है KClO3, is a white solid. It is used in making मैश एंड डाइज और मैच स्टिक्स वगैरह बनाने के लिए यूज होता है. कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन दैट कंटेन. अब यहाँ आपने क्या बनानी है? मोलैरिटी इसके पार्ट्स की. तो आज मैं आपको किसकी कैलकुलेशन बता रही हूँ? मोलैरिटी की. तो आज के टारगेट में आपने क्या करना है कि इसको समझना है और फिर इसको सॉल्व करना है. ये आपके नोट्स में भी सॉल्व हुए हुए हैं, आप मेरे पास से समझ लें और अपने नोट्स से खोल के भी आप इसको याद कर सकते हैं. आपके नोट्स का पेज नंबर 84 है और सेल्फ असेसमेंट 6.4 है जो मैंने आपके सामने पढ़ी है. 1.5 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड डिसॉल्व्ड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशंस. आप 9th में भी न्यूमेरिकल्स करते रहे, आप फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल्स करते रहे. तो न्यूमेरिकल करने का रूल क्या होता है? सबसे पहले जो गिवन अमाउंट है उसका डाटा लिखें. तो 1.5 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड डिसॉल्व्ड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन. तो क्या चीज गिवन है? एक हमारे पास गिवन है 250 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि क्या है? वॉल्यूम. 250 सेंटीमीटर क्यूब क्या है? वॉल्यूम. कल आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना मोलैरिटी का, तो उसमें हमने क्या कहा था कि सॉल्यूशन के वॉल्यूम को हमने किस में कन्वर्ट करना है? डेसीमीटर क्यूब. तो 250 सेंटीमीटर क्यूब को आप डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 1000 करके. तो 250 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 1000 करें कैलकुलेटर पे, तो क्या आंसर आएगा? 0.25 डेसीमीटर क्यूब. जी स्टूडेंट्स, हमने पीछे क्या उसका लिखा था? वॉल्यूम. वॉल्यूम जो था वो 250 सेंटीमीटर क्यूब था, जिसको डिवाइड बाय 1000 करके हमने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया था. अब इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास गिवन है कितने? 1.5 मोल. अब ये वो फॉर्मूला है जो कल मैंने आपको पढ़ाया है. मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब. नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे हम लिखेंगे 1.5 मोल्स और वॉल्यूम की जगह पे लिखेंगे 0.25 और उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आंसर क्या आ गया? 6 मोल्स. तो ये आपको पहली कैलकुलेशन मैंने सिखाई है मोलैरिटी की. अब आपको चाहिए कि आप वीडियो यहाँ पे पॉज करें और अपनी नोटबुक खोलें और ये मोलैरिटी का न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करें.
ये आपके नोट्स के पेज 84 और 85 पे भी सॉल्व हुआ है। मेरी दी गई इंस्ट्रक्शन से आपको इसको समझने में मदद मिलेगी और बाकी इसका सोल्यूशन आप अपने नोट्स से भी देख सकते हैं। और उसके बाद ये मस्ट है कि आप अभी रुकें पहले और इसको सॉल्व करें और उसके बाद फिर आप अपना अगला लेक्चर सुने। मुझे उम्मीद है कि आपने वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया होगा। अब हम उसके सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। सेकंड मेथड में देखिए पार्ट बी, स्टेटमेंट क्या है, 75 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड डिसॉल्व्ड टू प्रोड्यूस 1.25 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब स्टेटमेंट को देखिए क्या क्या गिवन है, 75 ग्राम। 75 ग्राम का क्या मतलब है, क्या गिवन है, मैस किसका, KClO3। तो डाटा में पहला पॉइंट लिख लें ऐसे ही, मैस ऑफ KClO3 कितना है, 75 ग्राम। अब उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, वॉल्यूम। इस बार मुझे इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1.25 डेसीमीटर क्यूब की फॉर्म में मौजूद है। दूसरी चीज मुझे क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मोलर मैस ऑफ KClO3। अब KClO3 का फॉर्मूला देखिए किस चीज से मिलकर बना है, KClO3। एक पोटेशियम है, एक क्लोरीन है और एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के कितने आइटम है, 3। तो पोटेशियम का एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल से आप लिखेंगे और चैप्टर 1 में आप मोलर मैसेस की कैलकुलेशन करके आए हैं प्री 9th क्लास में, तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। पोटेशियम की जगह लिखेंगे 39 प्लस क्लोरीन का मास होता है 35.5, वो लिखेंगे, प्लस एक ऑक्सीजन का मास है 16, तो 3 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3s are 48 और इन तमाम को हम क्या कर लेंगे, ऐड। तो आपको समझ आ रही है मैंने किस तरह से डाटा लिखा है। पहले स्टेप में मैंने मास को लिखा है, दूसरे स्टेप में मोलर मास कैलकुलेट किया और तीसरे स्टेप में क्वेश्चन में से मैंने वॉल्यूम लिखा है 1.25 डेसीमीटर क्यूब। और फाइंड मुझे क्या करनी है, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहला काम क्या करूंगी, मोल्स कैलकुलेट करूंगी। तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मैस कितना है 75 और मोलर मैस कितना है 122.5। अब अपने कैलकुलेटर हाथ में पकड़े, 75 डिवाइडेड बाय 122.5 करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0.588 मोल्स। समझ आ गई आपको बात। अगर मैस गिवन हो, मैं कहना ये चाह रही हूं कि जो मैंने पहला न्यूमेरिकल आपको समझाया है उसमें मोल्स गिवन थे तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी, लेकिन अगर मैस गिवन होगा तो पहले आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे, मोल्स में। उसके बाद आप मोलैरिटी कैलकुलेट करोगे। अगेन मोलैरिटी का फॉर्मूला देखें, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अब उधर आपने मोल्स की वैल्यू पुट की 0.58 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या था 1.25 डेसीमीटर क्यूब। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.47। अगर आपको ये समझ आया है मोलैरिटी का क्वेश्चन तो आपको अब क्या करना चाहिए, वीडियो को यहाँ पॉज करना चाहिए और ये क्वेश्चन भी अपनी नोटबुक केमिस्ट्री पे की नोटबुक पे, नीट नोटबुक पे सॉल्व करना चाहिए। अगर आप इसको मजीद देखना चाहें तो अपने नोट्स का पेज 85 साथ खोल के रखें, जहां से आपको मजीद क्लियर हेल्प मिलेगी कि इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया गया है। अब आपका फर्ज बनता है कि इससे रिलेटेड मजीद एग्जाम्पल्स जो सॉल्व हुई हैं उनको देखते जाएं और सॉल्व करते जाएं। आज का टास्क आपका यही है कि जितनी भी हमारे पास सेल्फ असेसमेंट 6.5 आपके नोट्स में सॉल्व हुई है पेज 86 पे, और इसको आप जो है ना अपने पास सॉल्व कर लें।